हाँ बच्चों, तो आज हम कक्षा 10वीं में अपना पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण उसके बारे में आज हम फिर से अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में इन दोनों की परिभाषाएं पढ़ी थी, रासायनिक अभिक्रिया और एक परिभाषा पढ़ी थी अपन ने रासायनिक समीकरण। आज हम उसके आगे विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखे कैसे जाते हैं। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। आज का अपना पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखना। जैसे अगर हम रासायनिक समीकरण लिखने के बारे में पढ़ें तो जैसे अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम जब वायु या उसमें घुली हुई ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसे दो प्रकार से लिखा जा सकता है। मैंने बोला था अभी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैंने बताया था कि इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो मैंने पहले लिखा हुआ है ये शब्द समीकरण, जिसे शब्दों द्वारा लिखा जाता है, इसे कहते हैं शब्द समीकरण, जिसे शब्दों द्वारा लिखा जाता है। और एक होता है रासायनिक समीकरण, या फिर जिसे बोलचाल की भाषा में हम सांकेतिक समीकरण भी कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें मैग्नीशियम, जिसको लिखना सीखना हमें, तो जैसे मैंने बोला था मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम मतलब एक अभिकारक और दूसरे अभिकारक को हम जो उनका योग होता है उस योग के लिए हम धन चिन्ह से दर्शाते हैं। और जब अभिक्रिया होती है मतलब अभिक्रिया की दिशा को हम तीर के चिन्ह से संबोधित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये समीकरण लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण में ये जो समीकरण हमने लिखा है शब्द समीकरण, इसी समीकरण के हम नीचे उसके संकेत लिख देंगे, वो हो जाएगा उसका रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने जैसे बताया था कि जो अभिकारक होते हैं अगर दो अभिकारक हैं तो उसके बीच उनके मध्य योगों को धन के चिन्ह से मतलब योग से प्रदर्शित करते हैं, और अभिक्रिया की दिशा को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और ये तब जाकर के अपना बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आप रासायनिक समीकरण, ये वाला समीकरण है आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये जो समीकरण आप लिखा देख रहे हैं, तो आप अगर अच्छे से देखेंगे इनके दोनों पक्षों को, दोनों पक्ष मतलब ये वाला पक्ष कहलाता है, बताया था मैंने पिछले वीडियो में, ये वाला कहलाता है अभिकारक, और ये तीर के चिन्ह के बाद जो बनता है ये कहलाता है उत्पाद। तो हम इसे जब संतुलित करेंगे, अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है, जब हम इसे संतुलित करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ के परमाणुओं, जो तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या निश्चित होनी चाहिए जब ये समीकरण संतुलित होगा। मतलब अभिकारक पक्ष के और उत्पाद पक्ष के जो परमाणु हैं, जो संकेत हैं, जो तत्व हैं,
उनके परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए। अगर हम उत्पाद तरफ देखें तो मैग्नीशियम की संख्या के परमाणु की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की देखें तो 1 है। और अभिकारक तरफ देखें तो मैग्नीशियम के परमाणु की संख्या भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या है वो 2 है। तो इसे हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण के सूत्र को नहीं बदलना है, उसमें हम गुणांक करते हैं, गुणांक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा तत्व हैं या परमाणु हैं उसको सबसे पहले हम हल करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में, उत्पाद तरफ और अभिकारक तरफ देखेंगे कि ऑक्सीजन के जो परमाणु की संख्या है वो ज्यादा है, तो सबसे पहले इसे हल करते हैं। तो देखते हैं इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है, तो यहाँ पर हम 2 का गुणांक करेंगे तो O कितने होगा, 2 एकम 2। और लेकिन अगर हम अब देखें कि इस तरफ मैग्नीशियम 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और इस तरफ ऑक्सीजन तो 2 पहले से ही थे, लेकिन मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, तो इस तरफ भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो तब ये समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। मतलब दोनों तरफ जो परमाणु हैं, जो तत्व हैं, उनके परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो देखते हैं, मैग्नीशियम इस तरफ भी 2 है और 2 एकम 2 इस तरफ भी 2 है, ऑक्सीजन इस तरफ भी 2 है और ऑक्सीजन इस तरफ भी 2 है। अब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम जब ये समीकरण संतुलित हो जाता है तो यहां से एक प्रश्न बनता है। प्रश्न ये है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पहले हमने पढ़ी थी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब परिभाषा हमें जाननी है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। पढ़ेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण है, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान हो, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम आगे जानेंगे। जैसे कि हमने बोला था, सबसे पहले जब हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीखा था, तो ये हमने अभी जो सीखा है, ये रासायनिक समीकरण लिखना सीखा है। तो जैसे कि हमने अभी रासायनिक समीकरण लिखना सीखा था, तो उससे ये मैंने बोला था कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहां से भी एक प्रश्न बनता है। यहां से प्रश्न ये बनेगा कि जब हम वायु में जलाने से पहले, प्रश्न ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल मतलब होता रेत पेपर से क्यों साफ करते हैं, ये प्रश्न बनता है। तो जैसे हम मैग्नीशियम रिबन की बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम है। आप जानते हैं कि जैसे हमने कोई भी वस्तु ली, मान के चलो ये डस्टर है, मान के चलो ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम धातु है, और हमारे आसपास और इसके चारों तरफ भी वायु में खुला छोड़ें, तो जब ये मैग्नीशियम है और उसे वायु में खुला छोड़ेंगे, वायु मतलब वायु में ऑक्सीजन भी होती है, तो ऑक्सीजन में खुला छोड़ेंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये वायु मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस मैग्नीशियम के ऊपर इस
मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जल जाती है, तो ये जलने नहीं देता आसानी से। इसलिए ये जो आपका मैग्नीशियम होता है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई है, उस परत को हम रेत पेपर से या रेगमाल से साफ करते हैं, फिर उसे हम वायु में आसानी से जला सकते हैं। ये आपका प्रश्न का आंसर समाप्त हुआ। अब हम जानेंगे कि समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। ये तो हमने अभी छोटा सा पढ़ा था कि मैग्नीशियम, ये बताया था मैंने अभी संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा, उसके पहले मैंने बताया था। अब हम विस्तृत तरीके से जानेंगे कि हम कैसे समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है अपना समीकरण संतुलित करना। तो आज हम समीकरण संतुलित करना भी जानेंगे कि कैसे हम समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। संतुलित मतलब अभिकारक तरफ जो आपका रासायनिक समीकरण है उसमें अभिकारक तरफ और उत्पाद तरफ, दोनों तरफ जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान हो। ये हमने पढ़ा था कि तब वो रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। तो अभी हम जो समीकरण लिखेंगे वो असंतुलित समीकरण होगा और उसे हम संतुलित करना हम सीखेंगे। ये है आपका समीकरण। इस समीकरण को हम संतुलित करना सीखेंगे, समीकरण संतुलित करना सीखेंगे आज। तो देखते हैं, सब इसमें 6 चरण होते हैं समीकरण, मतलब अगर आपकी बुक्स के अनुसार जाएं तो आपकी बुक्स में 7 चरण दिए हैं और आपको डायरेक्शन बाई एक एक चरण का, स्टेप का आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन से चरण में कौन सी प्रक्रिया की जाती है। सबसे पहले चरण में क्या किया जाता है कि जो ये सूत्र लिखे हुए हैं इन सूत्रों को हम एक बक्से में, मतलब बॉक्स में हम बंद कर देंगे। ऐसे इस तरीके से हम सबसे पहले चरण में हम बॉक्स में इसको हम इन सूत्रों को बंद कर देंगे। और आप देख भी सकते हैं कि अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो दूसरे चरण में आपके लिए ये मायने आता है कि ये क्या ये संतुलित, पहले से समीकरण संतुलित तो नहीं है, या फिर अगर संतुलित नहीं है आपको मालूम है तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो संकेत दिए गए हैं, आपके तत्वों के जो संकेत दिए हैं, इन संकेतों के जितने भी परमाणु अभिकारक तरफ हैं और जितने भी परमाणु जिन तत्वों के उत्पाद की तरफ हैं, इनको हम एक सारणी टाइप की बना करके लिख लेंगे ताकि हमें ज्ञात रहे कि अभिकारक तरफ कितने परमाणुओं की आवश्यकता है, कौन से तत्व या कौन से तत्व के कितने परमाणुओं की आवश्यकता है, और और अभिकारक तरफ कितने तत्वों के परमाणु की आवश्यकता है, उत्पाद तरफ कितने तत्वों के परमाणु की आवश्यकता है, ये हम ज्ञात करेंगे। बनाते हैं तो जैसे यहाँ पर
सबसे पहला तत्व है आयरन, Fe जिसका संकेत है आयरन, यह है Fe जिसका संकेत है। देखते हैं अभिकारक तरफ कितना है, 1, उत्पाद तरफ 3 है। दूसरा आपका तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर लिखते हैं H। अभिकारक तरफ इसके परमाणु हैं 2 और उत्पाद तरफ भी इसके परमाणु 2 हैं, इनकी संख्या बराबर है। ऑक्सीजन अगला आपका तत्व है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत होता है O, यहाँ लिखा हुआ है। तो अभिकारक तरफ इसकी संख्या है 1 और उत्पाद तरफ इसकी संख्या है 4। अब हम सब तीसरे चरण में, ये आपका दूसरा चरण पूर्ण हुआ। तीसरे चरण में हम जानेंगे, तीसरे चरण में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के परमाणुओं की, जो ऑक्सीजन तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या ज्यादा। तो सबसे पहले हम उस तत्व को संतुलित करेंगे इस रासायनिक समीकरण में जिसकी संख्या ज्यादा है। यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, 4 है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इस तरफ 4 है, इस तरफ कितना है, 1 है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हमें किसी भी जो फॉर्मूला है आपका सूत्र है उसका सूत्र चेंज नहीं, बदलना नहीं है। उसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। किसी भी सूत्र को हमें रासायनिक समीकरण जो हम रासायनिक अभिक्रिया देख रहे हैं उसमें उसका सूत्र नहीं बदल सकती, गुणा करके आप उसकी संख्या बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 4 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, 4 इस तरफ, मतलब ऑक्सीजन उत्पाद तरफ भी 4 हो गए और अभिकारक तरफ भी 4 हो गए। अब हम देखेंगे जिसके कारण हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो गई। पहले यहाँ पर 2 थे, वहां पर भी 2 थे, दोनों तरफ बराबर थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि अभिकारक तरफ, यह आपका 5वां चरण है। अब देखेंगे कि अभिकारक तरफ अब हो गए हैं हाइड्रोजन 4 दूनी 8 और इस तरफ है 2। तो केवल हम गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 4 दूनी, यहां पर 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8। अब हम देखेंगे आयरन, 2 तत्व हो चुके हैं। अब आयरन को देखते हैं। इस तरफ अभिकारक तरफ आयरन की संख्या है 1 और उत्पाद तरफ देखें तो आयरन की संख्या है 3। तो यहां तो ज्यादा है, तो यहां पर हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 एकम 3 और यहां पर तो 3 पहले से हैं। ये आपका समीकरण ये हो गया चरण नंबर 5। फिर आगे देखेंगे 6वें चरण में, जो आपका 6वां चरण होता है। 6वें चरण में हमें ये देखना है कि क्या ये समीकरण संतुलित हुआ है या नहीं। गिनते हैं, तत्वों की संख्या बराबर है दोनों तरफ, मतलब अभिकारक तरफ भी उतने होने चाहिए, उत्पाद तरफ भी उतने होने चाहिए। पहले स्टार्ट करते हैं, ये Fe आयरन होता है, इसका संकेत नाम जान लो पहले। H हाइड्रोजन का संकेत होता है, O ऑक्सीजन का होता है, Fe फिर आयरन है, O ऑक्सीजन और H हाइड्रोजन। देखते हैं अभिकारक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पर, अभिकारक उत्पाद तत्व। सबसे पहला है आयरन Fe 3, अभिकारक तरफ है परमाणु, उत्पाद तरफ भी 3 परमाणु हैं इसके। फिर दूसरा आपका तत्व है हाइड्रोजन 4 दूनी 8
हाइड्रोजन का संकेत होता है H। 8 है अभिकारक तरफ, इस तरफ भी देखते हैं, 4 दूनी 8। अब का अगला तत्व है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत होता है O। तो देखते हैं ऑक्सीजन इस तरफ अभिकारक तरफ है 4 और उत्पाद तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या है 4। तो हमने चरण 6 में देखा कि ये समीकरण असंतुलित था। जो पहले ये समीकरण जो आप देख रहे हैं ये पहले असंतुलित था, हमने इसे संतुलित किया है और इस विधि का नाम होता है, इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं इसे। इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल। हिंदी में भी वही नाम है, इंग्लिश में भी वही नाम है, हिट एंड ट्रायल। जो आपका 7वां चरण होता है, मिटा लेते हैं थोड़ा सा, मिटा लेते हैं। जो आपका 7वां चरण है, जो आपका 7वां चरण है, इस चरण में हम जानेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था पर भी निर्भर करता है। भौतिक अवस्थाएं, रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाएं 4 मानी जाती हैं। एक होता है सॉलिड मतलब होता है ठोस, जिसे S से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है लिक्विड का संकेत होता है L, हिंदी में बोलते हैं द्रव। तीसरा होता है आपका गैस, G से प्रदर्शित करते हैं इसे। और एक होता है जलीय विलयन, शायद यहां देखिए ना, यहां लिख देते हैं जलीय विलयन, जिसे हम AQ से प्रदर्शित करते हैं, एक्वस बोलते हैं जिसे, AQUEOUS, एक्वस जलीय विलयन होता है। मतलब जल में जब हम कोई पदार्थ घोल दें, रासायनिक पदार्थ, तो वो बन जाएगा जलीय विलयन, या हम बोलेंगे एक्वस। तो ये जो रासायनिक समीकरण आप देख रहे हैं, इसमें हम इन भौतिक अवस्थाओं का उपयोग करते हैं। देखते हैं Fe आयरन है, आयरन सॉलिड अवस्था में लिया था हमने, ठोस लिया था। जो आपका जल है H2O, जल का सूत्र होता है, जो जल है आपका, जल आप सभी जानते हैं कि लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन यहां पर हमने जो जल लिया हुआ है वो गैसीय था। गैस मतलब भाप के रूप में लिया था, इसलिए हम यहाँ पर G लिखेंगे। ये जो जल लिया था हमने भाप अवस्था में लिया था, इसलिए हम यहाँ पर G लिखेंगे। और जो आगे आपका उत्पाद है, ये जो बन रहा है आपका फेरस ऑक्साइड, ये सल्फेट हो, मतलब सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। और ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस दिख रही है, गैस तो गैस होती है, जिसे संकेत G से प्रदर्शित करते हैं, और ऊपर की ओर एक एरो के निशान से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब होता है निकलना, मतलब ये गैस बाहर निकल जाती है। आज हम इतना ही अध्ययन करने वाले थे।